नेक्स्ट है समय का आयोजन करना। जो हमने समय प्रबंधन की जो विभिन्न कार्य बताए थे, जैसे समय मानक, समय क्रम, समय मूल्य। इसी तरह से अब हम समय प्रबंधन की प्रक्रिया करेंगे। और समय प्रबंधन की प्रक्रिया में सबसे पहला है समय का आयोजन करना। समय का आयोजन जो है वो इसमें हम योजनाओं के क्रियान्वयन पर नियंत्रण दूसरी स्टेज है, और तीसरी स्टेज है समय आयोजन का मूल्यांकन करना। इस तरह से समय प्रबंधन की प्रक्रिया 3 भागों में होती है। सबसे पहले समय का आयोजन करना, फिर उसके बाद क्रियान्वयन पर नियंत्रण करना, और फिर तीसरा है मूल्यांकन करना। तो इसमें सबसे पहले हम समय का आयोजन करेंगे। समय का आयोजन, हम जो योजना बनाते हैं उसका उद्देश्य ये होता है कि निश्चित समय पर कार्य पूरा किया जाए, इसीलिए हम योजना बनाते हैं। इसमें सबसे पहले है सूची। सबसे पहले हम कार्य के महत्व के अनुसार हम सूची बनाते हैं। महत्व अनुसार जो कार्य सबसे इम्पोर्टेंट है उसको हम सबसे पहले रखते हैं, जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम सबसे बाद में रखते हैं। इस तरह से हम महत्व अनुसार सूची बनाते हैं। दूसरा है क्रम निर्धारित करना। जिस व्यक्ति को हमने कार्य दिया है, कार्य सौंपा है, वो उसकी कार्य कुशलता के अनुरूप है, उसकी रुचि के अनुरूप है, उसकी आदतें हैं उनके अनुरूप है। तो और इसके अलावा कि उस व्यक्ति को इतना भार नहीं हो कि वो अपने जो खुद के कार्य है, पर्सनल वर्क्स हैं, वो भी ना कर पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर उसके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए अपने कार्यों को करने का भी, मनोरंजन अपना मनोरंजन करने का भी, विश्राम करने का भी पूरा टाइम होना चाहिए। तो हमारा जो कार्य का आयोजन है वो इस प्रकार होना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति को दे रहे हैं उस व्यक्ति को हमको इतना बिजी नहीं करना है कि वो अपने व्यक्तिगत कार्य नहीं कर पाए, या विश्राम नहीं कर पाए, या अपना मनोरंजन नहीं कर पाए। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और वो जो कार्य जो उसकी रुचि के अनुसार हो, उसकी क्षमता के अनुसार हो, तो वो आराम से उस कार्य को बिना परेशान हुए कर लेगा। उसके बाद है कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन इस प्रकार का होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के ऊपर तो सब बहुत ज़्यादा काम हमने दे दिया, किसी को बिल्कुल बहुत हल्का कार्य दे दिया। तो कार्य का विभाजन ऐसा होना चाहिए कि सभी को समान रूप से कार्य का भार पड़े। तो इस तरह का हमें कार्य का विभाजन करना चाहिए। फिर है कार्य योजना जो हमारी है वो लचीली होनी चाहिए और व्यवहारिक होनी चाहिए। मतलब कि यदि हमें किसी कार्य में कोई दूसरा कार्य और भी डालना है, या एकदम से कोई कार्य आ गया तो उसे भी हम कर लें, और जो हम कार्य कर रहे हैं उसे भी हम कर लें, या फिर हमें कोई एडिशन करना है उस कार्य में तो वो एडिशन भी हम कर लें। इतना हमारे पास एक तरह से टाइम होना चाहिए, और इतना हमारे पास उसमें एडजस्टमेंट की मतलब गुंजाइश होनी चाहिए। और दूसरा कि यदि हमें ऐसा लग रहा है कि ये कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, इस कार्य में हमें परिवर्तन की आवश्यकता है, तो हम जल्दी से उस कार्य में परिवर्तन कर लें, ऐसी भी गुंजाइश होनी चाहिए। तो कार्य योजना जो है वो लचीली होनी चाहिए और व्यवहारिक होनी चाहिए। इसके अलावा कार्य योजना जो है वो एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि ये सामूहिक योजना बनाई जाती है, और सभी को समान अवसर दिया जाता है योजना बनाने का। तो ये सभी की सलाह से वो कार्य अगर बनाया जाए, सामूहिक सलाह से सामूहिक योजना बनाई जाए, तो वो ज़्यादा कारगर होती है, ज़्यादा अच्छी रहती है। क्योंकि सभी को पता है कि अगर हम वह कार्य नहीं करेंगे तो हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए सामूहिक योजना होनी चाहिए। और यदि व्यक्ति जो कार्य कर रहा है अगर उसे आवश्यकता पड़े तो वो विश्राम भी कर ले, आवश्यकता पड़े तो वो अपना व्यक्तिगत कार्य भी कर ले, आवश्यकता पड़े तो वो
मनोरंजन भी कर ले, इस तरह का उसमें कार्य योजना में लचीलापन होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कार्य जो है वो उसका सामूहिकरण हो जाना चाहिए। जैसे जो हमने कार्य योजना बनाई है उसमें एक जैसे कार्य जो है वो एक समूह में आने चाहिए। तो हमें जब हम कार्य का विभाजन कर रहे हैं तो एक समूह के एक जैसे समूह के कार्य हम एक जने को सौंपें तो वो ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाएंगे। तो इसलिए कार्य का समूहीकरण भी कर लेना चाहिए कि जैसे एक जैसी प्रकृति के कार्य हैं तो उन्हें एक साथ रखना चाहिए। उसके बाद है कार्य जो है वो सुविधा अनुसार होने चाहिए, मतलब हमारे ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए कार्य करने के लिए, हमारी सुविधा के अनुसार हम कार्य करें, हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं हो, कोई फोर्स नहीं हो। अच्छा, इसके अलावा जो व्यक्ति जिसमें कार्य क्षमता, उस कार्य को करने की कार्य क्षमता होगी, रुचि होगी, तो वो उचित तरीके से कार्य कर पाएगा। क्योंकि अगर उसके अंदर वो कार्य करने की रुचि नहीं है तो वो ज़्यादा अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा, ज़्यादा आउटकम नहीं दे पाएगा। अच्छा, इसके अलावा तो फिर है कार्य का स्वरूप। कार्य का स्वरूप हमें ये भी योजना बनाते समय ये पता होना चाहिए कि ये कार्य में इतना समय लगेगा और इसको कार्य करने के लिए हमें जब इतना समय लगेगा तो किस समय ये कार्य पूरा होगा, तो ये इसका भी अंदाज़ा होना चाहिए। फिर उसके बाद है कार्य की योजना जो है वो लिखित होनी चाहिए, लिखकर हमको योजना बनानी चाहिए। लिखित कार्य में क्या है कि वो जो कार्य है वो उस योजना हम बना रहे हैं वो विस्तृत हो जाती है और उसका विभाजन दैनिक, मासिक, साप्ताहिक, वार्षिक, इस तरह से या अति आवश्यक, इस तरह से हम कार्य का विभाजन कर सकें। तो ये जो कार्य योजना है वो लिखित होनी चाहिए। तो ये हमने किया निश्चित अवधि में कार्य पूरा करने की योजना। उसके बाद है समय योजना के प्रकार। समय योजना के प्रकार में सबसे पहले है अत्यंत साधारण योजना। अत्यंत साधारण योजना में हम सूची बनाते हैं, छोटे और बड़े कामों की सूची बना लेते हैं। उसके बाद दूसरी है विस्तृत योजना, मतलब कि हम कार्यों को क्रमों से लगाते हैं कि जैसे कौन सा कार्य जो है वो महत्व के आधार पर हम क्रम से लगाते हैं और वो जो क्रम है वो क्रम ऐसा होना चाहिए कि एक कार्य हल्का, एक भारी, एक हल्का, एक भारी इस तरह से होना चाहिए, और एक सरल, एक कठिन, इस तरह से भी हम लगा सकते हैं। और इसके अलावा फिर है समय अनुसूची, कौन सा कार्य कब और कितने समय में होगा ये भी हमें अंदाज़ा होना चाहिए, और ये एक तरह से टाइम टेबल के जैसे वो कार्यों का टाइम टेबल बन जाता है कि ये कार्य यहाँ से यहाँ तक करना है और ये इस डेट पे पूरा करना है, दूसरा कार्य यहाँ से यहाँ तक करना है और इस डेट पे पूरा करना है। इस तरह से हम एक टाइम टेबल सॉर्ट या समय सारणी जैसा बना लेते हैं। तो ये इन कार्यों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद समय योजना के चरण। समय योजना के चरण में सबसे पहले है सूची बनाना। कार्य की हम सूची बनाते हैं और जो सूची हम बना रहे हैं वो लचीली होनी चाहिए और व्यवहारिक होनी चाहिए। जो भी हम कार्यों की सूची बना रहे हैं वो सभी को सूट करती हुई होनी चाहिए। इसके अलावा कार्य संपादन हेतु अनुमानित समय कितना लगेगा ये अनुमान हमें लगा लेना चाहिए, और ये अनुमान भी व्यवहारिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम थ्योरेटिकली सोच लें कि बस ये काम इस समय तक पूरा करना है। हमें ये पता करना चाहिए कि इस कार्य को करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, कितना टाइम लगता है, कौन कौन सी जगह पर जाकर हमें सर्वे करना होता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जब प्लानिंग करते हैं तभी हम निकाल पाते हैं कि ये
इस कार्य को करने में कितना समय होगा लगेगा और वह कब पूरा होगा। इसके बाद समय क्रम का जैसे हमने बता ही दिया कि जो कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको हम पहले रखते हैं, जो कम महत्वपूर्ण है वो हम महत्व के अनुसार उसके रेटिंग करते जाते हैं या उसका वो बनाते जाते हैं कि ये इस समय हो जाएगा। उसके बाद कुल व्यय होने वाला समय एवं उपलब्ध समय मतलब उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा और हमारे पास कितना टाइम है, इन दोनों में समन्वय स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम समन्वय स्थापित नहीं करेंगे तो अगर उस कार्य को करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम क्या है कि हमको लगता है हम बीच बीच में हम रिलैक्स होते जाते हैं, तो लेजर टाइम चालू हो जाता है हमारा, हम कार्य धीरे धीरे करने लगते हैं। मगर अगर हमें पता होगा कि इस समय तक ये कार्य करके देना है तो फिर हमारी स्पीड उसी हिसाब से बनेगी। तो जो कार्य कर रहे हैं कितना कार्य करना है, कितना समय लगेगा और हमारे पास उपलब्ध समय कितना है, उन दोनों में समन्वय स्थापित करना महत्वपूर्ण है। उसके बाद योजना को लिखना ये भी महत्वपूर्ण है कि हम उसको लिखेंगे तो हम बारीकी से सारे पॉइंट्स लिख सकेंगे और हमें एट ए ग्लांस मतलब एक बार देखने से ही हमें पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है और कितने टाइम में उस कार्य को संपादित करना है। उसके बाद व्यक्तिगत योजना और दूसरे अन्य लोगों से मिश्रित योजना, इन दोनों में भी समन्वय स्थापित करना बहुत आवश्यक है। अगर हमारा समन्वय स्थापित नहीं होगा तो कार्य में हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए ये चीज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि समय के प्रबंधन की प्रक्रिया 3 चरण में होती है। सबसे पहले है समय का आयोजन करना, दूसरा है योजना के क्रियान्वयन में नियंत्रण रखना और तीसरा है समय आयोजन का मूल्यांकन करना। तो ये तीनों ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से हमने आज जो किया है वो है समय का आयोजन करना, और समय का आयोजन का मतलब है निश्चित अवधि में कार्य पूरा करना, ये योजना का लक्ष्य होता है। और निश्चित अवधि में कार्य पूरा करने के लिए हम उसकी समय सारणी बनाते हैं जिससे कि हमें पता चले कि कौन सा कार्य ज़्यादा टाइम लेगा, कौन सा कार्य कम टाइम लेगा और हमारे पास कितना टाइम है। उन दोनों में हम समन्वय स्थापित करके समय सारणी बना के और अपने कार्य को संपादित करें तो वो ज़्यादा अच्छे से कार्य संपन्न हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे योजना के क्रियान्वयन का नियंत्रण। आज हमने किया है योजना का आयोजन, जिसके अंतर्गत हमने उसके एक तरह से पॉइंट्स लिखे हैं कि योजना कैसे बनाई जाए, किन किन आधारों को रखकर हमने बनाई जाए। फिर उसके बाद योजना के हमने प्रकार बताए थे जिसमें अत्यंत साधारण, विस्तृत योजना और समय अनुसूची ये बताया था। और उसके बाद समय योजना के चरण बताए थे जिसमें सूची, कार्य संपादन का समय क्रम और उसके अलावा कुल व्यय होने वाला समय, योजना के को लिखना और व्यक्तिगत योजना और सामूहिक योजना इन दोनों में समन्वय स्थापित करना। थैंक यू।